गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं सोनू लाल वर्णवाल गर्ल्स +2 स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का +2 टीचर हूँ। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत उपस्थित हूँ और मैं यहाँ राजनीति विज्ञान का अंतिम 2 चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ और बहुत ही शॉर्ट समय में आपको 2 चैप्टर का बहुत ही निष्कर्ष सार निचोड़ मालूम पड़ सकता है। और वो दोनों चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और दूसरा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों लोकतंत्र की उपलब्धियों पर। और यहाँ पर 10 साल के क्वेश्चन बैंक को देखते हुए हम लोग उसमें से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसी को आपके सामने रखे हैं, जो बार बार आता है उसी को आपके सामने रखा गया है। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थोड़ा कम आता है और ज़्यादातर लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर यही आता है इसमें। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों लोकतंत्र की उपलब्धियों पर। तो इस पूरे चैप्टर को, हम दोनों चैप्टर को क्वेश्चन के माध्यम से मैंने खत्म करने का प्रयास किया है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन चलेगा भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है, यही क्वेश्चन आता है बार बार दीर्घोत्तरीय में। तो इसमें आप लिखने का तरीका जो होगा वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मेन बॉडी होगा, उसके बाद निष्कर्ष होगा। तो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियों से मेरा तात्पर्य क्या है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे उपलब्धियों से क्या तात्पर्य है। उपलब्धियां कहते किसको हैं? उपलब्धि का मतलब यह होता है जब भी कोई आप काम करते हैं उसका जो फल मिले वही तो उपलब्धि है। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं कि लोकतंत्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला है। लोकतंत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पर नजर डालें तो हमको अपना बिहार दिखाई देता है। बिहार में जो वैशाली जिला है आपका, वही था प्राचीनतम साक्ष्य और उसको पहले कहा जाता था लिच्छवी गणतंत्र। और लिच्छवी गणतंत्र इतना ज्यादा उसमें आधुनिक लोकतंत्र का साक्ष्य दिखता है कि दुनिया के सबसे विकसित कंट्रियों में से एक कंट्री ऐसा है जहां अभी भी उसका शासन व्यवस्था अपनाया गया है। कि लिच्छवी गणतंत्र में एक खास विशेषता थी कि सारे के सारे युवाओं को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और आज भी इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर सैनिक शिक्षा दी जाती है। तो लिच्छवी गणतंत्र बहुत ही अमूल्य धरोहर है लोकतंत्र का। और आधुनिक समय में अगर देखें तो यूएसए, अमेरिका, आधुनिक समय में लोकतंत्र का शुरुआत यूएसए के द्वारा हुआ है। और अब अपने भारत में जब नजर डालें तो संविधान लागू हो गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, और अभी 2020 चल रहा है। इन 70 सालों में जो लोकतंत्र, 2021 आ गया है, इन 70 सालों में जो लोकतंत्र चला बढ़ा, तो उसी का क्या उपलब्धि हुआ ये आप लोगों को समझना है, क्या क्या उपलब्धियां मिली है। तो इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले है लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है। उत्तरदायी समझते हैं बच्चों? उत्तरदायी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके मम्मी पापा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप जरा सा देर किए कोचिंग स्कूल में, आधा घंटा लेट से घर पहुंचे तो सब का टेंशन बढ़ जाता है। यही तो उत्तरदायित्व है। और लोकतंत्र सभी लोगों का ही नहीं पूरे देश का उत्तरदायित्व रखता है। और दूसरा है वैध शासन व्यवस्था। वैध शासन व्यवस्था क्या है बच्चों? वैध शासन का व्यवस्था मतलब वैध मतलब लॉजिकल, तार्किक, सही, लीगल, जो गलत नहीं है, अनैतिक नहीं है, नैतिक है, वही है वैध शासन व्यवस्था। तो ये लोकतंत्र जो है हमारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था है और वैध शासन व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास हो रहा है। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित। पूरा भारत 70 सालों में कितना ज्यादा विकसित हुआ है इसका भी एक मैं आपको बता दूं कि अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। पूरा दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तो ये विकास हुआ पूरे दुनिया में, समझ रहे हैं? तो ये है आर्थिक समृद्धि और विकास तो लगातार हो ही रहा है। तीसरा पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र अनेक सामाजिक विषमताओं के बावजूद सामंजस्य बनाने में कामयाब रहा है। आप जानते हैं कि भारत में कितनी सारी विषमताएं हैं। आपको एक फैक्ट बता दूं कि भारत में प्रत्येक 40 किलोमीटर पर किसी भी दिशा में अगर आप 40 किलोमीटर यात्रा कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम नए देश में पहुंच गए, दूसरे देश में। वहां का रहन सहन, बोली, पहनावा, कल्चर, सब कुछ अलग हो जाएगा। केरल चले जाइए, केरल में देखिए सब लोग नारियल तेल में खाना खाते हैं, नारियल तेल में खाना बनाते हैं, बिल्कुल ही अलग दिखेगा आपको सब कुछ। ये है हमारी भारत की विविधता। कितनी सारी विषमताएं हैं और उस विषमताओं के बावजूद हमारा भारत सामंजस्य की स्थिति अपना सकता है। और यही है लोकतंत्र की उपलब्धियां, यही है। उसके बाद है अगला
कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जब भी यहां पे वयस्कों को मताधिकार मिला तो सबको मिला, यानी कि जेंट्स लेडीज, पुरुष मर्द, पुरुष औरत, दोनों को मिला बराबर। तो उपलब्धि देखिए क्या है, हुआ क्या कि सबसे पहले जब भारत जब आज़ाद हुआ और जब संविधान बना तो उसमें सबसे पहले इसका उम्र था 21 ईयर्स। 21 साल में हम लोग वोट डालते थे पहले, पुरुष भी और महिलाएं भी। लेकिन 1961 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार जब आई तो राजीव गांधी उसको सुधारते हुए 18 साल कर दिए। अब 18 साल है नया, 18 साल जिसका भी हो जाए, चाहे वो पुरुष हो कि महिला हो। ये भारत की उपलब्धि है, भारतीय लोकतंत्र की। क्यों? तो इसको देखिए कैसे हम इसको बेस्ट आंसर का कोशिश करते हैं कि जब आप लिखेंगे और फैक्ट डालेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा आएगा। क्या है? तो देखिए, जब भी सबसे विकसित कंट्री पर ध्यान दें, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब कंट्री में बहुत पहले ही वयस्क मताधिकार दिया गया था। लेकिन इन सबों में जब भी वोट डालने का अधिकार दिया गया तो पहले पुरुषों को दिया गया, महिलाओं को बाद में दिया गया। लेकिन हमारे भारत में देखिए कि सबको एक साथ दिया गया। यही तो भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि है। अगला है बच्चों कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझते हैं बच्चों? धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर देश की कोई भी राजधर्म ना हो, देश का कोई राजधर्म ना हो। यानी कि भारत, कभी आप सुने हैं कि भारत एक हिंदू देश है, भारत एक मुस्लिम कंट्री है? कभी नहीं। कोई भी राजधर्म नहीं है, यही है धर्मनिरपेक्ष। हमारा पड़ोसी देश देखिए नेपाल, नेपाल एक हिंदू देश है, नेपाल का राजधर्म हिंदू है, लेकिन भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। इसीलिए यहां पर मौलिक अधिकार में जो 25 से 28 दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा आजादी मिली है कि भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि को देखिए कि आज आप हिंदू हैं, कल मुस्लिम बन जाइए, परसों क्रिश्चियन बन जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यही तो है भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि। कितना शानदार स्वतंत्रता मिला हुआ है। देखिए अगला है कि सबसे ज्यादा यहां पे है जो भारतीय लोकतंत्र को की उपलब्धि है, वो है हमारा मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो आप मेरे सामने नहीं होते बच्चों, क्योंकि मौलिक अधिकार में एक अधिकार ऐसा है जो आर्टिकल 21 के ए में डाला गया है, वो है शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार आया, लेकिन पूर्णतः वो रेगुलेट हुआ, लागू किया गया पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को। और शिक्षा का अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21 में जानते हैं बच्चों क्या है? आर्टिकल 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार में ही शिक्षा के अधिकार को रखा गया। सोचिए, जीवन का अधिकार, यानी कि शिक्षा को जीवन का अधिकार इसीलिए रखा गया है कि शिक्षा जीवन से रिलेटेड है। जिस तरह से वायु चाहिए सांस के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह शिक्षा चाहिए जीवन के लिए। शिक्षा के बिना आप लोग मनुष्य रहते हुए भी जानवर से भी बदतर लाइफ हो जाएगा। और यही कारण है, शिक्षा के अधिकार के कारण ही आप यहां पे हैं। पूर्णतः फ्री शिक्षा, कहीं भी किसी भी संस्थान में आप पढ़ने के लिए आजाद हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि। और मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं, ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में कि मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। उसमें भी सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार। ये सब है भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। और पंचायती राज व्यवस्था को आप लोग कैसे भूल सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था तो नई उपलब्धि दिया है भारत संविधान को। 73वां संविधान संशोधन 92 में जब बलवंत राय मेहता आया अपना कमेटी का अनुशंसा लेके, तो 92 में जो ये पेश किया गया, तो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र का जो लक्ष्य था कि अंतिम आदमी तक पहुंचना, और अंतिम आदमी तक पहुंच गया। अंतिम आदमी का मतलब है बच्चों कि भारत गांव का देश है, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शासन में हिस्सेदार हो गया। यहां पे ग्राम सभा का सदस्य जानते हैं कौन होते हैं बच्चों? गांव के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो सभी लोग शासन में भागीदार हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है लगातार, और विकास दर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र नई नई उपलब्धियों को छुआ है। अब अगला है सवाल बच्चों, एक और सवाल पूछता है कि भारतीय लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन की स्थापना करता है। ये कैसे? उत्तरदायी, अभी हम जस्ट बता रहे थे, उत्तरदायी का मतलब हम आपका जिम्मेदारी लेते हैं। हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको हम बड़ा कर रहे हैं, इसको बड़ा करेंगे। आपके पापा मम्मी जानते हैं जिम्मेदारी कैसे लेते हैं? आपकी शादी तक आपका साथ देते हैं,
उसके बाद भी हैं, लेकिन शादी तक आपको पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जिम्मेदार हुए, जिम्मेदारी लेते हैं, वही जिम्मेदारी। उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, और वैध का मतलब लीगल, नैतिक, सही। तो ये है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही शासन को चुनती है, और किसी ना किसी माध्यम से उस शासक वो जो नियंत्रण रखता है, तो जनता ही नियंत्रण रखती है, क्योंकि जनता जिसको चुनती है उसी के थ्रू शासन भी करवाती है। तो इसको भी कुछ इसमें बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ के दीर्घ उत्तरीय बनाया गया है। इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे लघु उत्तरीय कि उत्तरदायी शासन कैसे है लोकतंत्र, और वैध शासन कैसे है, दोनों को हम इंक्लूड कर दिए हैं। तो उत्तरदायी शासन में चलते हैं बच्चों। पहले इसमें है कि समाज के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रत्येक आदमी का रखवाला है, और आदमी से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है, इसलिए देश के प्रति भी उत्तरदायी है लोकतंत्र, पूरे देश के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगला है, सरकार में 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि विधायिका में क्या होता है, संसद को ही विधायिका कहते हैं, कानून बनाने वाली संस्था, लोकसभा राज्यसभा, ये है विधायिका। और कार्यपालिका क्या होता है बच्चों, मंत्री परिषद, समझते हैं बच्चों, जितने सारे मंत्रियों का जो प्रभार दिया गया, जितने सारे मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री, उप मंत्री और जो मेन मंत्रिमंडल के, सबों को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो तीनों जो सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों भी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका ही न्यायपालिका का गठन करती है, और तब भी न्यायपालिका इन सबसे आजाद है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका दबाव में काम करती तो हमारा लोकतंत्र सफल नहीं होता, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि जो न्याय दिलाने वाली संस्था है उस पर किसी चीज का किसी भी तरीके से दबाव नहीं पड़ना चाहिए। यही तो है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और वैध शासन व्यवस्था में आगे चलेंगे बच्चों कि वैध शासन व्यवस्था क्या है। वैध का मतलब क्या है बच्चों, वैध का मतलब है सही, तार्किक, जो लॉजिकल सही हो। जैसे मैथ में आप लोग कहते हैं ना कि क्यों मानेंगे सर हम कि 2 गुना 2 4, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों मानेंगे x स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यों मानेंगे, ये देखिए, यही इसी को कहते हैं लॉजिकल, तार्किक, सही। तो यहां दिखाते हैं, ये है। इसको कैसे जानेंगे, मौलिक अधिकार। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र को वैध बनाता है। कैसे? कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता है ये मौलिक अधिकार के कारण। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि आपके साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देगा। और इसमें एक आर्टिकल आता है 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पता है बच्चों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मेन निर्माता कहा जाता है संविधान का। उनसे जब पूछा गया कि एक ऐसे आर्टिकल का नाम लीजिए जिसके बिना पूरा का पूरा संविधान शून्य हो जाएगा, मतलब कुछ अर्थ ही नहीं रह जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि इस आर्टिकल के अलावा मैं किसी दूसरे का आर्टिकल का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है तो जो न्यायालय आप जाएंगे वो इसी के माध्यम से जाएंगे। रीट होता है, आप लोग सुने होंगे, 5 रीट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जाएंगे इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से। यही तो है वैध शासन बनाता है, ये ही सबसे जबरदस्त है मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार में जो सबसे मेन है वो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है, जिसके माध्यम से समानता दिखती है। न तो कोई जाति में भेद कर सकता है, न धर्म में भेद कर सकता है, न ही किसी भी तरीके से धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं हो सकता है। यह है समानता का अधिकार के अंदर दिया गया है बच्चों। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अपनी आवाज आप सरकार के सामने सुनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल सकते हैं, यही तो स्वतंत्रता का अधिकार है। इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, इसीलिए लोकतंत्र वैध शासन व्यवस्था है। अगला है बच्चों सूचना का अधिकार। एक पर एक ऐसा अधिकार आपको मिला हुआ है कि इसमें एकदम एक एक आदमी अपने आप को पूरा पावरफुल समझता है। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा पारदर्शिता, कुछ भी कहीं भी हो रहा है आप मांग सकते हैं उससे रिपोर्ट। किसी भी सरकारी संस्थान से आप रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, हमको जानकारी चाहिए। मैंने जो एग्जाम दिया उसमें
क्या घपला हुआ है हमको कॉपी दिखाइए, आरटीआई दर्ज करेंगे और आपको आपका निर्णय सुनाया जाएगा। यही तो है। सोचिए सूचना का अधिकार कितना जबरदस्त है लोकतंत्र को पारदर्शिता बनाने में। और पारदर्शिता का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ दिखे, यही है। और उसके बाद नियमित चुनाव। अगर हमारे नेता कितना भी वर्स्ट हो जाएं तो हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं 5 साल में, इसीलिए तो चुनाव की व्यवस्था की गई है कि आप कितना भी मनमानी कर लीजिए 5 ही साल ना, उसके बाद तो फिर आपको उतार ही देंगे हम। यही तो है नियमित चुनाव। और यही सब है जो भारतीय संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र है उसको वैध बनाता है, सही बनाता है। और सबसे बड़ी बात है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका ही स्वतंत्र ना हो तो कुछ भी वैध नहीं रह जाएगा बच्चों। अगर जो न्याय दिलाने वाला संस्था है उसी पर किसी का दबाव रहे तब तो अपराधी हमेशा स्वतंत्र घूमता रहेगा। तो ये सब जो पॉइंट है बच्चों, ये है भारतीय संविधान में लोकतंत्र को वैध बनाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं से पता चलता है क्या कि हमारा भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र है वो एक सही, लॉजिकल, तार्किक और वैध शासन व्यवस्था है। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम प्रणाली है कैसे? दुनिया का सर्वोत्तम प्रणाली है लोकतंत्र। आपको एक फैक्ट बता दें कि दुनिया में सबसे विकसित कंट्री में कोई आता है तो 3, 4, 5 देश हर चीज में, हर मुद्दा में आगे रहता है। वो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ये चारों हर चीज में, हर कोई भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रदूषण रहित हो, हर चीज में यही आता है। और वो सब भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सुप्रीम है, सर्वोत्तम है। और ये ऐसे क्यों है, सबसे दुनिया में सबसे सर्वोत्तम क्यों है, सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में कुछ खास ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी शासन व्यवस्था में नहीं है। चाहे वो राजतंत्र हो या अधिनायक तंत्र हो, सैनिक तंत्र हो, किसी भी तंत्र में इतना पावर नहीं है जो लोकतंत्र को टक्कर दे सके। तो इसको भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे कि कैसे है हमारा सर्वोत्तम प्रणाली। सबसे पहले है जनमत पर आधारित शासन। जनमत समझते हैं बच्चों? जनता का मत ही सब कुछ है। इसमें जो जनता करेगा वही होगा, तो जनमत पर ही आधारित है। जनता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। यही तो है इसका बेस। दूसरा समानता और स्वतंत्रता। मैंने अभी जस्ट बताया कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक है ये। जहां कहीं भी लोकतंत्र है वहां लोगों की आवाज उठती है। आप लोग चिली को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, राजा ज्ञानेंद्र गिर गया आखिर 2006 में, फिर से वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। म्यांमार को देख लीजिए, चिली को देख लीजिए, हर हमेशा आंदोलन हुआ और जीत हुआ। यानी कि समानता और स्वतंत्रता मिला तब तो वो ऐसा काम किया। अगला देखते हैं बच्चों कि मतभेदों में सामंजस्य की व्यवस्था। भारत में इतनी सारी जातियां हैं, पता है बच्चों? मेन जाति कितना होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 जातियां हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत में जातियों के अंदर भी जातियां हैं और कुल मिलाकर भारत में सभी जातियों को मिलाकर 3000 जातियां हैं। और धर्म कितने हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत में रहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कितनी सारी लड़ाइयां हो चुकी है सबके बीच में। हिंदू मुस्लिम में कितना बार राइट हो चुका है, लेकिन तब भी एक ही आसमान के तले हम लोग आराम से रहते हैं भारत में। कभी श्रीलंका जैसा स्थिति कभी आया क्या? श्रीलंका में आप लोग पता होगा कि सिंगली और तमिल में विवाद हो गया था और सिंगली वहां के निवासी थे और वहां की सरकार भी सिंगली का ही साथ दिया और वहां श्रीलंका में लोकतंत्र सक्सेस नहीं हो पाया। और लेकिन हमारा भारत को देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था का जो सच्चा आयाम है उसको उपस्थित किया और सफल हुआ। और इस तरह से फिर उसके बाद है राजनीतिक जागृति। लोग सब जो इसमें भाग लेते हैं, शासन में जो हिस्सेदार होते हैं, तो उसमें राजनीतिक जागरूकता अपने आप आने लगती है। कैसे भाग लेते हैं बच्चों? देखिए पंचायती राज में सब आदमी भाग लिए, एक तरह से शासन व्यवस्था का अंग बन गए। तो इसी तरह से राजनीतिक जागृति आ गई। और अगला है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जब भी लोगों को ये ऐसा मिलता है कि किसी पंचायती राज में मुखिया बना दिया किसी को, तो मुखिया एक गांव का जब विकास करता है तो उसको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, अंदर से संतोष मिलता है और उससे उसको अपने देश से प्यार होने लगता है, राष्ट्रीयता की भावना जगने लगती है। सभी सोचते हैं कि हम भी देश में हिस्सा लें, देश के शासन व्यवस्था में, और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसे हमको ये पता चलता है कि यहाँ जो है लोकतंत्र सर्वोत्तम प्रणाली है। और भी बहुत सारी है, जैसे व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होता है, इसमें जन कल्याण का पोषक है, लोकप्रिय और स्थायी शासन है। यहाँ पर सबसे मेन बता दे बच्चा कि लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा सबसे मेन है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, बगल में किसी भी व्यक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे भारत में देखिए हर एक व्यक्ति
कितना पावरफुल है सूचना के अधिकार और मौलिक अधिकार को लेकर। यही तो है, इसी कारण से लोकतंत्र दुनिया का सर्वोत्तम प्रणाली है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो यह है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौती जानते हैं किसको कहते हैं बच्चों? चुनौती वो होता है जो प्राय चुनौती आपको भी दिखता होगा। कोई बच्चा आपको कहता है कि हम तुमको चुनौती देते हैं कि तुमको हम टॉप नहीं करने देंगे, रोकता है तुमको टॉप करने से, चुनौती देते हैं। यही तो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र को भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है, मुद्दा जो लोकतंत्र को कहता है कि तुमको हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब जितनी सारी कुरीतियां हैं, जो अव्यवस्था है, ये सब आतंकवाद, ये सब जो है लोकतंत्र को रोकता है। तो लोकतंत्र ऐसे हम देखें कि लोकतंत्र की चुनौतियों में 3 चुनौतियां सबसे मेन है। पहला है मौलिक आधार बनाने की चुनौती, दूसरा है उसको विस्तार करने की चुनौती, और तीसरा है सशक्त बनाने की चुनौती। ये 3 चुनौतियां सामने आती है। मौलिक आधार का मतलब होता है बच्चा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दें, आधार तैयार कर दें, जैसे कि जो देश नहीं भी है लोकतंत्र, वो भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मौलिक आधार तैयार करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। और सब लोग, लोकतंत्र आज एक ऐसा फैशन भी बन चुका है कि जो नहीं भी है लोकतंत्र वो भी कहता है कि हम लोकतंत्र है। चाइना कहता है हम लोकतंत्र है, पाकिस्तान कहता है मेरे देश में लोकतंत्र है। एक फैशन बन चुका है, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो सकता है जो लोकतंत्र को दबा दे। सबसे सुपर हिट है ये। और आगे है विस्तार करने की चुनौती। जब मौलिक आधार तैयार हो जाएगा तो सभी लोगों की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, पंचायती राज का और विस्तार करना पड़ेगा, स्थानीय सुशासन को विस्तार करना पड़ेगा। तो और ये इस कारण से विस्तार की भी चुनौती है भारतीय लोकतंत्र के सामने। और जब विस्तार होगा तो अचानक से दूसरा जो चुनौती है वो है सशक्त बनाने का। सशक्त मतलब होता है बच्चा पावरफुल। कैसे पावरफुल बनेगा? तो होता क्या है कि जब नेता हमारे वायदे करते हैं चुनाव से पहले, और जब सत्तारूढ़ हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो जनता के किए गए वादे को भूल जाते हैं, और इससे जनता का दिल पूरा चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है जनता का दिल। और इसके बाद लोकतंत्र जो है अपना मुकाम खोने लगता है, और यही इसी कारण से लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। जरूरत है व्यवहार में लाने का, कि जो वायदा किए हैं आप उसको पूरा करिए, तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तो यही है बच्चों की लोकतंत्र जो है हमारा, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये तीनों तो मेन चुनौती हो गया। इसके बाद क्या क्या चुनौती आप जानते होंगे? परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। इन सब चीजों में ये सब चीज लोकतंत्र को सफल होने से रोकते हैं। तो इन चुनौतियों से जब तक हम लोग उभर के सामने नहीं आएंगे, तब तक दुनिया के सर्वोत्तम शासन प्रणाली में कभी भी शुमार नहीं हो सकते हैं बच्चों। आगे है अगला कि लोकतंत्र की चुनौतियों में देखिए कि बहुत सारे देश इसमें फंसे हुए हैं। हर देश का अपना लोकतंत्र का चुनौती है। मैक्सिको का चुनौती हुआ, चीन में क्या क्या चुनौती है, सब आपके सामने रखा गया है। पाकिस्तान में तो जानते ही हैं, कभी वहां सैनिक तंत्र हो जाता है, कभी अधिनायक तंत्र हो जाता है, कभी लोकतंत्र हो जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता है। तो सब देश के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं, और उन सबको पार करना पड़ेगा। फिर उसको इराक में है, अभी बोलीविया में जल संघर्ष हुआ था, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में है, अमेरिका में गुआंतनामे बे जेल में सबको बंद कर दिया गया था। ये सब लोकतंत्र के सामने चुनौती है। उसके बाद सऊदी अरब में महिलाओं को अभी हाल फिलहाल कुछ कुछ अधिकार दिया गया। और जानते हैं बच्चों लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक और जो आपको फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो बस सबसे उसके रूट में जाके शिक्षा दे दीजिए, और उसमें भी किसको? महिलाओं को। महिलाएं अगर जागरूक हो गई, शिक्षित हो गई, तो वो देश विकसित हो जाएगा। इसका एक सीधा सा उदाहरण देते हैं, चाइना को देख लीजिए। विकासशील देशों में सबसे ज्यादा विकसित चाइना हो रहा है, और वो ऐसा नाको दम कर रहा है कि अमेरिका, रूस, जापान सब उसे डर रहा है। और उसमें जानते हैं क्या कि वहां की संसद में 742 महिलाएं हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इतनी महिलाएं वहां की संसद में हैं, और पूरे दुनिया में किसी भी संसद में इतना सीट तक नहीं है जो कि चाइना में। यहाँ 742 महिलाएं ही हैं संसद में। इसलिए चाइना समझ गया है कि किसी भी क्षेत्र के महिलाओं को विकसित कर दीजिए, वो क्षेत्र अमेरिका से ज्यादा तरक्की कर जाएगा। तो यह है कि लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, विभिन्न देशों के माध्यम से बताया मैंने। अब आगे है बच्चों कि एक क्वेश्चन और पूछता है इसे कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता की शर्तें क्या है। इसको दूसरी तरह से घुमा के पूछता है कि कैसे, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र सफल है।
भारत में लोकतंत्र सफल कैसे है, किस आधार पर कह सकते हैं? तो चलते हैं बच्चों, इसमें लोग, एक तो आप जानते होंगे कि लोकतंत्रात्मक जो पद्धति है वो दुनिया का सर्वोत्तम पद्धति है। और भारत का लोकतंत्र सबसे सफल कैसे हो रहा है, वो मैं ये नहीं कहता कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र है, क्योंकि आप जानते होंगे, अभी मैंने बताया नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ये सबसे सुपर है। लेकिन तब भी भारत हमेशा तरक्की करता जा रहा है और आज पूरा दुनिया के सारे विकसित कंट्री भारत के सामने आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। ये क्यों? क्योंकि अच्छा लोकतंत्र साबित कर रहा है अपने आप को, बेल्जियम की तरह। तो देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की सफलता की शर्तें क्या है। तो ये है सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता। कुछ भी भारतीय संविधान निर्माता भविष्य के प्रति इतना ज्यादा जागरूक थे कि कितना भी प्रकार का विवाद हो जाए, भारतीय संविधान में उसका निपटारा किया गया है। और अगर नहीं भी है तो उसके संशोधन होते हैं, सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं बच्चों, और संशोधन के माध्यम से सुधार होता है। संशोधन का जरूरी पड़ा तब तो राजीव गांधी 21 को 18 किए। संशोधन का माध्यम पड़ा, जरूरी पड़ा तब तो पता है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना 42वां संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था, जरूरत पड़ा लोगों को, संशोधन हुआ। इसीलिए भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र सफल हो रहा है। दूसरा है बच्चों जन आंदोलन की सफलता। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोगों का तंत्र सफल हो। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। और आपको पता होगा कि कितने सारे जन आंदोलन हुए हमारे देश में और वो सक्सेस हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सफल हुए। आपको पता है कि वन कटाई पे हो रहा था ये आंदोलन और वन को काटने से रोक दिए, सब लोग चिपक जाते थे वन लकड़ी से, पेड़ से, कहते थे नहीं काटने देंगे, और सक्सेस हुआ। फिर देखिए तारी विरोधी आंदोलन, शराबबंदी पर महिलाएं इतना ज्यादा उतरी कि 5000 गांव की महिलाएं उतर गई सड़क पे और सरकार को झुकना पड़ा। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन में उसकी मेन नेता थी मेधा पाटकर, और वो भी नर्मदा बचाओ आंदोलन सक्सेस रहा। उसके बाद देखते हैं हाल फिलहाल पिछले साल की बात है, 3 तलाक मुद्दा सामने आया। मुस्लिम धर्म में सबसे खतरनाक कुरीति में से एक था 3 तलाक मुद्दा। उसका शौहर यानी कि पति उसको कह देता था तलाक तलाक तलाक, बस कहानी खत्म उसकी पत्नी का, अब जाओ तुम घर से बेघर हो गई। तो ये सब इतनी सारा कुरीतियों में महिलाओं के लिए तो अभिशाप था। सारी महिलाएं एकजुट हुई और सरकार के सामने जुलूस करने लगी, आंदोलन करने लगी, और सरकार ने उनका सुना और 3 तलाक प्रथा को बंद कर दिया गया है। यही तो है जनता की जीत, ही तो लोकतंत्र को सफल बनाता है। और बिहार के छात्र आंदोलन को आप कैसे भूल सकते हैं? बिहार में छात्र आंदोलन तब हुआ था बच्चों जब केंद्र सरकार में बहुमत वाली सरकार थी। आपको पता होना चाहिए कि बहुमत वाली सरकार जब होती है, बिना गठबंधन की सरकार नहीं होती है, तो सुप्रीम पावर होता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बावजूद भी 75 ईस्वी के आसपास जब भ्रष्टाचार और महंगाई आया तो बिहार में छात्र आंदोलन ऐसा शुरू हुआ और वो जयप्रकाश नारायण उसके नेतृत्व संभाले और उसको पूरा का पूरा देश स्तर तक ले गए, और इंदिरा गांधी की सरकार जो बहुमत में थी उसको भी गिरा दिए। और इंदिरा गांधी ऐसा हारी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि जन आंदोलन का सक्सेस ही लोकतंत्र को सक्सेस बनाता है। और पिछले साल की बात है, केरल में एक मंदिर है सबरीमाला, उसमें 10 साल से लेके 50 साल तक की महिलाओं को एंट्री नहीं दिया जाता था, और ये 8 साल से पुरानी परंपरा चली आ रही थी। आपको पता होगा बच्चों कि मंथली जो प्रॉब्लम होता है लेडीज लोग को, उसके कारण सोचिए जो प्राकृतिक प्रॉब्लम हुआ उसके कारण सारी महिलाएं कहें कि ये मेरी गलती है क्या, ये जो भगवान का शरीर है। तो इस माध्यम से सारी महिलाएं एकजुट हुई और 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं एंट्री ले सकती है। यही तो है लोकतंत्र सफल हो रहा है हमारा भारत में, कि भारतीय लोकतंत्र सफल कैसे है। जन आंदोलन जब भी हुआ जीत हुआ, और यही इसका परिचायक है कि हमारा लोकतंत्र सफल रहा है। अब देखते हैं बच्चों कि कैसे सफल रहा है। एक और मेन बात है कि लोकतांत्रिक पद्धति तो है ही हमारा भारत में, गणतांत्रिक पद्धति भी है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन गणतंत्र का मतलब आप लोग समझते नहीं होंगे बच्चों। गणतंत्र का मतलब वह शासन व्यवस्था है जहां पर किसी भी स्तर की सरकार वंशानुगत ना हो, यानी कि हर स्तर की सरकार वहां पे निर्वाचित होती हो। और भारत में देखिए कहीं भी किसी भी स्तर की सरकार वंशानुगत नहीं होती है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा नहीं होता है, उसको जनता के सामने वोट लाना ही पड़ेगा। और इसी कारण से हमारा कंट्री जो बगल वाला कंट्री है, यूरोप का कंट्री है ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे एक है महारानी की बेटी महारानी बनेगी, इसीलिए वो गणतंत्र नहीं है। हमारा भारत गणतंत्र है। तो ये है हमारा भारतीय लोकतंत्र सफल है। इसके बाद चलते हैं बच्चों,
स्थानीय स्वशासन तो भारतीय लोकतंत्र को सफलता की सीढ़ी पे हमेशा नई ऊंचाइयां देता रहा है कि चूंकि भारत गांवों का देश है और भारतीय लोकतंत्र में ये एम था, उद्देश्य था कि अंतिम आदमी तक पहुंचेंगे हम। और जब बलवंत राय मेहता कमेटी आया और अंतिम आदमी तक पहुंचा दिया और स्थानीय स्वशासन हिट हो गया, तो बस देखिए आप अब इतना ज़्यादा, इतना आसान हो गया सरकार तक पहुंचना कि आप लोग जैसे छात्र भी सरकार तक पहुंच सकते हैं। और ये सोचिए 92 से पहले नहीं था, तो आप अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए डीएम तक जाते थे, कहाँ जाना पड़ता। अब आप आराम से मुखिया के पास जा सकते हैं और मुखिया भी शासन का अंग है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हमारा लोकतंत्र भारत का सफल रहा है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बस वो जो चुनौतियां हैं थोड़ी सी, उसको दूर कर देगा तो हमारा भारत दुनिया का सबसे शानदार लोकतंत्र बन सकता है। अब आपके सामने आता है बच्चों, मैंने जो ये अभी पढ़ाया, ये 2 चैप्टर और कुछ गृह कार्य मैंने दिया है। ये पढ़ाई और गृह कार्य को जब आप देख लेंगे, बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके पास हो जाएगा। तो क्या है गृह कार्य बच्चों? ये है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या क्या बाधाएं हैं। और उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा बताया था। उसके बाद बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 2 चैप्टर का सार आपके सामने रहा और आप लोग इसको करेंगे। इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सामने रखा गया है, इसको आप लोग बनाएंगे। इसका जो आंसर है वो इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रखा गया। तो अब इसी के साथ 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चुनौतियां और उपलब्धियां आपके सामने हुआ। तो अब आपके सामने ज्योग्राफी के टीचर आएंगे, विवेक सर। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गया गाइडेंस प्रोग्राम में सामाजिक विज्ञान में मैं डॉक्टर विवेक कुमार आज आप लोगों को भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानचित्र अध्ययन पे आप लोगों को बात करूँगा। अभी सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में बसंत सर आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक है। तो इस पे मानचित्र अध्ययन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानचित्र हम लोग देखते हैं, एटलस देखते हैं, उसमें देखते हैं बहुत सारा कलरफुल मैप रहता है। कलरफुल भारत का हो या वर्ल्ड का हो, कलरफुल मैप देखते हैं, या फिर देखते हैं आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची हुई रहती हैं। तो उसका मतलब क्या होता है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसी पर हम आज आप लोगों को फोकस करेंगे। मानचित्र ऐसी चीज़ है भूगोल में बच्चों, ये पहले तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, उतना ही सब उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण ये भूगोल के दृष्टिकोण से भी है मानचित्र। मानचित्र में आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो भूगोल अगर जो जैसे कि मछली बिन पानी नहीं जिंदा रह सकती है, कोई भी जीव जंतु ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह भूगोल जो है बिना मानचित्र के जिंदा नहीं रह सकता है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए भूगोल में मानचित्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके जो सिलेबस में है 10th के सिलेबस में मानचित्र में, वो मुख्य रूप से मानचित्र का एक छोटा सा भाग पढ़ना है, मानचित्र का अध्ययन में उच्चावच, ठीक है, उच्चावच। तो जो उच्चावच है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उच्चावच कहते किसे हैं, ठीक है। उच्चावच सुनते हैं तो हम लोग देखते हैं भूखंड में, पृथ्वी में भूखंड में बहुत जगह कहीं पे भूमि ऊंचा है, कहीं भूमि नीचा है, ठीक है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां बह रही है। तो ऊंचाई नीचाई है पृथ्वी पर, तो उस ऊंचाई नीचाई को ही उच्चावच कहते हैं। ऊंचाई नीचाई भाग को ही उच्चावच कहते हैं, ठीक है। तो और क्या है, पृथ्वी पर हर चीज़ जो है 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। और हम लोग जो पेपर पे वर्क करते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल क्या होता है, हर एक वस्तु की जो होती है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है। जैसे ये डस्टर हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये 3 डायमेंशनल हमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ये दिख रहा है हम लोगों को। अब यही डस्टर अगर जो हम लोग पेपर पे बनाएंगे तो क्या दिखेगा, वो 2 डायमेंशनल में बनेगा, उसका एक भाग छुप जाएगा, तो वो 2 डायमेंशनल हो गया। तो उसी तरह मानचित्र में जो है हर चीज़ पृथ्वी पर जो 3 डायमेंशनल है, मानचित्र में हम लोग 2 डायमेंशनल बनाते हैं। उसमें पहाड़ की ऊंचाई हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, मैदान कितना नीचा है वो नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो उसी को बनाने के लिए बहुत सारे भूगोलवेताओं ने मानचित्र में अनेक प्रकार की विधियों का विकास किया है।
विधि का जो विकास किया है उच्चावच को निर्माण करने के लिए, तो उसी विधि के विषय में पढ़ेंगे और उस विधि से ही आप लोगों को सवाल आता है। जैसे उसी पर हम सवाल लेके आए हैं। देखिए सवाल, उसमें विधि में जो है पहला सवाल बनता है कि हैस्यूर विधि और पर्वतीय छाया विधि का अंतर स्पष्ट करें। हैस्यूर विधि, जैसी विधि, तो हैस्यूर विधि क्या होता है बच्चों कि छोटे छोटे लाइन हम लोग खींचते हैं। हैस्यूर विधि का ये नियम है कि छोटे छोटे लाइन खींचते हैं, महीन लाइन खींचते हैं और ढाल को और मैदानी प्रदेश को, इस सबको दिखाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, वो लाइन जो भी रहेगा खंडित रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जहाँ पर वो लाइन ज़्यादा डेंस होगा, गाढ़ा होगा, काला दिखेगा, वहाँ समझना कि पर्वत क्षेत्र का या उस भूभाग का ऊंचाई बहुत ही ढालू है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और जहाँ पे वो लाइन दूर हो जाएगा, ठीक है, वो लाइन दूर हो जाएगा और बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, तो समझो कि वहाँ पे ढाल कम गया है। तो वो हैस्यूर विधि में वैसे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक मानचित्र हम लेके आए हैं, ये मानचित्र को हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो मानचित्र में दिख रहा है कि छोटा लाइन खींचा हुआ है, यानी कि जहाँ पे छोटा लाइन ये गाढ़ा है, ये ढाल जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा है, यानी पर्वत का ऊंचाई भाग है। और जहाँ पर देख रहे हैं कि हल्का है, वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो है ढाल कम हो रहा है। और जहाँ बिल्कुल सादा है, समझो ये मैदानी भाग है। जहाँ पे सादा छोड़ दिया गया है, समझो कि वहाँ पे मैदानी भाग है। ठीक है, तो हैस्यूर विधि से ये पता चलता है। हैस्यूर विधि पर एक और प्रश्न क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। हैस्यूर विधि का विकास लेमान महोदय ने किया था, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया देश के थे। ठीक है, अगला है पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण में क्या होता है, ये हैस्यूर विधि तो तुम लोग समझ गए। ठीक है, अब पर्वतीय छायाकरण में क्या होता है कि ऊंचाई किसी भी भूभाग पे उत्तर पश्चिम से लाइट रोशनी नीचे गिराई जाती है। ठीक है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना, तो उसमें कल्पना किया जाता है कि पर्वतीय छाया विधि से कि उत्तर पश्चिम से लाइट नीचे गिर रहा है, जिसके कारण जो है जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में अंधेरा पड़ेगा तो वो सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होगा, और जहाँ पे अंधेरा नहीं होगा, उजाला होगा, वो कम ढाल वाला क्षेत्र है। और बहुत ज़्यादा उजाला होगा तो समझो वो मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे इस पे भी मैप पे हम लोग ध्यान देंगे, तो मैप को बड़ा करके देखेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पे ये अंधेरा वाला भाग है, ये सब ढाल, बहुत तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, और जहाँ पे सफ़ेद उजाला है वो समझो कि कम ढाल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में इससे भी क्वेश्चन प्रश्न आ जाता है कि कौन जो पर्वतीय विधि है, इसमें जो है रोशनी की कल्पना किधर से की जाती है। तो रोशनी की कल्पना किधर से की जाती है? उत्तर पश्चिम से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बच्चों एक प्रश्न और बनता है, वो है तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है। तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह को इंग्लिश में बेंचमार्क कहते हैं, और बेंचमार्क के बी और एम से इसे तल चिन्ह को इंडिकेट करते हैं। और बेंचमार्क क्या है, तल चिन्ह क्या है? ये वास्तविक सर्वेक्षण किया जाता है। वास्तविक सर्वेक्षण भूगर्भवेत्ताओं से के द्वारा किया जाता है कि हमारे यहाँ अगर जो कोई पठारी क्षेत्र है या कोई भूभाग है, मैदानी भाग है, तो उसकी ऊंचाई क्या है। अच्छा, ये ऊंचाई हम बार बार कह रहे हैं, तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ऊंचाई क्यों किसको कहते हैं, कहाँ से हम लोग ऊंचाई नापते हैं। अभी हम पूछ देंगे कि आपकी हाइट क्या है, आपकी ऊंचाई क्या है, अपना हाइट, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे खड़ी हो ज़मीन पे वहाँ पे इंच टेप लगाओगे और ऊपर यहाँ सर तक लाओगे और कहोगे सर मेरा ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई या मैदानी प्रदेश या कोई भी भूभाग की ऊंचाई कहाँ से नापते हैं? तो भूभाग की ऊंचाई हम लोग नापते हैं समुद्र तल से। पृथ्वी पर जो समुद्र तल है वहाँ से उसको हम लोग जीरो मानते हैं, और इस जीरो भाग से भूखंड की ऊंचाई, भूभाग की ऊंचाई हम लोग नापते हैं। ठीक है, जैसे कि तटवर्ती, मैं भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में देखता हूँ कि महासागर टच करता है, समुद्र टच करता है। यहाँ पे मुंबई की ऊंचाई अगर जो मापा जाए तो देखोगे कि 50 मीटर है, 50 मीटर आ रहा है, या 30 मीटर आ रहा है, या 40 मीटर आ रहा है।
ऊंचाई जब भी भूभाग की नापी जाती है मीटर या फीट पे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। वैसे ही अगर जो पर्वत की ऊंचाई हम लोग नापते हैं तो समुद्र तल से ही नापेंगे, ठीक है, उसके अलावा उसके कहीं से नहीं नापते हैं। तो बेंचमार्क जो है मुख्य रूप से हम लोग नापेंगे समुद्र तल से, और जिस भाग का नापेंगे, बाय द वे आपके स्कूल का ये बेंचमार्क नापना है, यहाँ का ऊंचाई नापना है, तो वहाँ पे हम लोग सर्वे करेंगे और नापेंगे, और एक आपके भवन पे कहीं लिखा जाएगा कि BM बराबर, मान लिया कि 100 मीटर आपके स्कूल की ऊंचाई है, BM बराबर यानी बेंचमार्क बराबर 100 मीटर, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेंचमार्क क्या होता है, अक्सर जगह जाओगे तुम तो देखोगे कि वहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ, या तो लिखा हुआ रहेगा इस स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, या बेंचमार्क इतनी है पहाड़ों पर, पठारों में, या फिर किसी मैदानी भाग में। एक आसान सा उपाय बताते हैं, कभी भी रेलवे स्टेशन जाओ तुम लोग, रेलवे स्टेशन में देखते हो लिखा हुआ रहता है फलाना जंक्शन, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ठीक है, बड़ा सा पीला सा बोर्ड रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें देखना एक कोने में लिखा हुआ रहेगा लाल रंग से, लाल स्याही से, कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना, ठीक है। कभी भी जाना स्टेशन तो देखना वहाँ लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई इतना, यानी आपके स्टेशन की, मतलब वो स्टेशन की ऊंचाई हो गई, ठीक है, आपके जंक्शन की, रेलवे स्टेशन की। तो वैसे ही लिखा हुआ रहता है सभी जगह, ठीक है। ये हो गया बेंचमार्क। दूसरा होता है स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट। स्थानिक ऊंचाई क्या होता है, जो बेंचमार्क के द्वारा सर्वे किया हुआ है, बेंचमार्क में जो सर्वे किए हैं उसको अब हम लोग मानचित्र पर जब दिखाएंगे तो उसको स्पॉट हाइट के द्वारा दिखाते हैं, यानी स्थानिक ऊंचाई के द्वारा दिखाते हैं मानचित्र में। और मानचित्र में क्या करते हैं हम लोग, डॉट का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में डॉट लिखेंगे और डॉट के बगल में वहाँ पे उसकी हाइट लिख देंगे। देखो यहाँ पे मानचित्र यहाँ बनाए हुए हैं, मानचित्र को बड़ा करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि डॉट बना दिए हैं और डॉट पे वहाँ पे उसकी हाइट लिख दिए हैं, 100 मीटर, 250 मीटर, 10 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। ये मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग मैप में इसको डालते हैं यानी 2 डायमेंशनल में, तो बिल्कुल प्लेन हो गया। तो देखो ये जो त्रिभुज यहाँ दिखाया है 310, वो पहाड़ की ऊंचाई 310 यहाँ ये दिखा रहा है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में आ गया ना, तो ऐसे ही दिखेगा ना। यहाँ की ऊंचाई 310 है, उसके बगल में 240 है, फिर बगल में 100 है, देख रहे हो ना। तो ऐसे ही इस पे हम लोग मानचित्र में बनाते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एक और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले एक और बता देते हैं कि आप लोग कलरफुल मैप देखते हो, है ना, वो स्तर रंजन कहलाता है ना। स्तर रंजन देखते हो कि समुद्र को जो है, नदियों को जो है ब्लू रंग से दिखाया जाता है, तो वहाँ दिखाता है कि ये ब्लू रंग का ये है, ठीक है। या फिर मैदानी क्षेत्र को जो है हरे रंग से दिखाया जाता है। ये स्तर रंजन का मैपिंग का कमाल है, ये मुख्य है। उसके बाद जो है बच्चों, जो अभी हम पढ़ाए हैं आपको हैस्योर विधि वगैरह, उसका कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि वहाँ पे हाइट क्या है एग्जैक्ट वो नहीं पता चलता है, ठीक है। हैस्योर विधि वगैरह में हाइट नहीं पता चलता कि कितनी हाइट है, लेकिन आपको बेंचमार्क वगैरह में हाइट तो एक पॉइंट का पता चलता है, लेकिन उसके अगल बगल का हाइट थोड़ी दूर के जाने के बाद 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद पता चलता है कि उसकी हाइट इतनी है, लगातार नहीं पता चलता है। तो इसका जो है सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन निकाला गया कंटूर लाइन से। उसी पर एक क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, पूछने की पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन है समोच्च रेखा क्या है, समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, किन्हीं 5 का साधारण वर्णन करें, ठीक है। तो समोच्च रेखा को कंटूर्स कहते हैं, समोच्च रेखा को कंटूर्स लाइन कहते हैं। और ये मानचित्र में आपको लाइन की ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचा हुआ रहेगा, वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसी को कंटूर्स लाइन कहते हैं। कंटूर्स लाइन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। समोच्च रेखा जो है समोच्च रेखा पर्वतीय, मैदानी सभी क्षेत्रों का निकाला जाता है। इसमें जो है टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहता है, वो तो हम स्पष्ट बता दिए आप लोगों को, ठीक है। और ये जो रेखा है एक काल्पनिक है, ये कहीं सर्वे करके नहीं निकाला गया, काल्पनिक है। लेकिन क्या है कि जिस क्षेत्र में मान लो कि यहाँ की हाइट 100 मीटर है, ठीक है, इसके बगल में ये 100 मीटर है, फिर इसके बगल में ये 100 मीटर है, तो वो क्या करेगा, ये कंटूर लाइन सारे जो 100 मीटर का है वो सब को एक दूसरे से मिला देगा, 100 मीटर वाली लाइन को। और तो वो कंटूर्स लाइन ऐसे
एक दूसरे को बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर टच कर देते हैं, ठीक है। तो और उसमें लिखा हुआ रहेगा, जो कंटूर्स लाइन खींचा जाएगा, मान लो ये 100 मीटर का है तो यहाँ 100 लिखा हुआ रहेगा। इसके बगल में जो कंटूर लाइंस गया है वो 200 मीटर है तो यहाँ 200 लिखा रहेगा। फिर ये जो जाएगा तो यहाँ 300 मीटर लिखा रहेगा, ठीक है। कंटूर्स लाइन की ये विशेषता है। कंटूर्स लाइन से क्या होता है फ़ायदा कि आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि इस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है या उस क्षेत्र की नीचाई कितनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग एक खींचे मैप बनाए हैं, मैप में दिखा रहे हैं कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, फिर 1100 मीटर है, फिर 1200, 1300, 1400, 1500, ठीक है। इसका कंटूर्स जो हम लोग बनाएंगे तो इस तरह का कंटूर्स लाइन खिंचाएगा। 1100 मीटर ये बाहर का है और केंद्र में जो है इसका पहाड़ का जो चोटी है वो 1500 मीटर है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कंटूर्स लाइन दिखाएंगे, कहाँ से, समुद्र तल से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग इसमें देखते हैं कि समोच्च रेखा द्वारा ढालों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है ऊंची चोटी वाला है, कौन सा क्षेत्र में ढाल कम है, ठीक है। तो जहाँ पे खड़ी ढाल रहती है वहाँ पे जो है कंटूर्स लाइन आपस में सटे हुए रहते हैं। देख रहे हो, सटा हुआ है ना। ये ढाल खड़ा है, खड़ा मीन्स बिल्कुल ऐसे है, चढ़ नहीं पाएगा इंसान, या चढ़ेगा तो गिर जाएगा एक बार नीचे, ठीक है। तो इस तरह का खड़ा ढाल में कंटूर्स लाइन क्या होता है, बिल्कुल सटा हुआ रहता है। दूसरा क्या है, मंद ढाल वाला, ठीक है। मंद ढाल वाला जो है कंटूर्स लाइन वो थोड़ी दूर दूर पर रहता है। जैसे कि पठारी क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्रों में कंटूर्स लाइन देखेंगे तो ये दूर दूर है, ठीक है। ये भी मान लिया कि 500 मीटर है, ये 400 मीटर है, 300, 200, ये जो कंटूर्स लाइन खींचेंगे तो ये दूर दूर होगा, है ना। तो मंद ढाल वाला कंटूर्स लाइन दूर दूर होता है। तीसरा जो है उत्तल ढाल। उत्तल ढाल आप लोग पढ़ते हो कॉन्वेक्स फिजिक्स में, कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो उत्तल ढाल में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ये ऊपर का पर किसी भी मैदानी पठारी क्षेत्र का ऊपर का ढाल थोड़ा कम ढाल का होता है और उसके नीचे का ढाल एकाएक जो है तीव्र हो जाता है। तो ऐसे भागों में देखेंगे तो नीचे का भाग में कंटूर्स सटा हुआ रहेगा, ऊपर के भागों में कंटूर्स लाइन दूर दूर रहेंगे, ठीक है। समोच्च रेखा जो होगी दूर दूर रहेगी। उसके बाद देखते हैं अवतल ढाल। अवतल ढाल, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर से तिरछा हो जा रहा है, ऊपर में जो रहेगा वो खड़ा ढाल रहेगा, नीचे आते आते जो ढाल है ढला मंद हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ऊपर में कंटूर्स लाइन जो होते हैं वो सटे हुए रहते हैं और नीचे में कंटूर्स लाइन दूर दूर हो जाते हैं। तीसरा है, पांचवा है सीढ़ीनुमा, ठीक है। सीढ़ीनुमा ढाल। सीढ़ीनुमा में क्या होता है, एक स्टेप खड़ा रहेगा, फिर जो है प्लेन रहेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर प्लेन हो जाएगा। देखो खड़ा है, फिर प्लेन हो गया, फिर खड़ा है, फिर प्लेन है, फिर खड़ा है। तो इसमें क्या होगा, जहाँ खड़ा है कंटूर्स वहाँ पे सटा हुआ रहेगा और जहाँ पे प्लेन है वहाँ पे कंटूर्स नहीं रहेगा या कम रहेगा। तो इसमें हर 2-3 कंटूर्स लाइन के बीच में कंटूर्स लाइन की जो है वो समोच्च रेखा की दूरी बढ़ जाएगी। 2-3 समोच्च रेखा नज़दीक रहेगा और उसके बाद समोच्च रेखा की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके मानचित्र में मुख्य रूप से यही अध्ययन करना था, इसमें यही सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा आपको सवाल नहीं आने वाले हैं। कुछ गृह कार्य में दे दिए हैं इंपॉर्टेंट आपको हम, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, आने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ ये ज्योग्राफी का ये आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से अच्छे से एक टॉपिक लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। और ठीक है, धन्यवाद।